सो लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है 2011 में आया था बीकॉम ऑनर्स, और ये 1993 में भी आया था CU बीकॉम ऑनर्स में। सो लेट्स सी, कॉस्ट शीट का ये साम है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है। ए फार्म प्रोड्यूसेस मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, एंड सेल्स ए सिंगल आउटपुट। ए फार्म प्रोड्यूसेस मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, एंड सेल्स बेच भी रहा है। ए सिंगल आउटपुट मतलब एक ही प्रोडक्ट। यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट नहीं है। जिस फार्म का अभी बात हो रहा है वो एक ही गुड्स या एक ही प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब वही कॉस्ट शीट के बारे में बोल रहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ओके, और उसमें क्या दिखाना है उस स्टेटमेंट में? प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट पर यूनिट, वो दिखाना है मुझे। सो इन प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड द बेसिक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, और आज ये सम्स करने से और भी होगी, थोड़ा बहुत कल्चर हो जाएगा। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या कह दिया है? रॉ मटेरियल्स बिगिनिंग में, ओके, रॉ मटेरियल कितना परचेज किया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसका अमाउंट दिया है। और वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बोला है, और अभी वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट, फिनिश गुड्स के बारे में कुछ बोला है। फिनिश गुड्स का क्या? ओपनिंग का उसका यूनिट कितना था और उसका वैल्यू कितना था वो बोल दिया। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड, जब रॉ मटेरियल हम लोग खरीद के ले आ रहे थे इधर, ये वाला रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस कितना था? 2,20,000, और उसको लाने के लिए फैक्ट्री में कितना फ्रेट देना पड़ा? 10,000। फिर लॉस ऑफ मटेरियल बाई फायर, जो मटेरियल लाए थे उसमें से कुछ लॉस हो गया, कितना वो? 10,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का और एक नाम है चार्जेबल एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? डायरेक्ट वेजेस कितना बोल दिया है, और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग डेटा दिया है ये। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग यूनिट कितना है, और वैल्यू नहीं दिया, कैसे वैल्यू निकालना है आई विल टेल यू। और कुछ बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2 पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंसेस 1 पर यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15,000, सेल ऑफ फिनिश गुड्स कितना बेचे हो 56,000 यूनिट्स, और रॉ मटेरियल क्लोजिंग में कितना पड़ा है ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सो मुझे क्या बनाना है? कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट तो बनाएंगे, बट बिफोर दैट मैं कुछ चीज़ तुमको क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं फिनिश गुड्स के बारे में बोल रहा हूँ, फिनिश गुड्स, यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया था फिनिश गुड्स के बारे में देखो तो। एक तो सेल ऑफ फिनिश गुड्स, कितना फिनिश गुड्स सेल हुआ वो दिया गया था ना, और उसका प्राइस दिया गया था। तो मैं अभी यूनिट्स का बात कर रहा हूँ, फिनिश गुड्स के यूनिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सेल्स दिया गया था कितना, सेल्स का यूनिट्स कितना है? 56,000 यूनिट्स हम लोग बेचे थे। ओके, और फिनिश गुड्स के बारे में क्या बोला है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2011 10,000 यूनिट्स, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोला है, और कुछ फिनिश गुड्स के बारे में कुछ बोला है। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ओपनिंग में कितना था बोला? 16,000 यूनिट्स। अभी मैं फिलहाल
हर किसी का यूनिट के बारे में बोल रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक कितना बोला था वो? 16,000 यूनिट्स। तुम लोगों को अगर रिस्पॉन्स करना है कर सकते हो। तो एक चीज़ देखो, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला में मत जाना, ठीक है? फॉर्मूला तो हम लिख देंगे जब तुमको एहसास हो जाएगा क्या हो रहा है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तुम्हारे पास था इतना ओपनिंग में, बिगिनिंग में था, उसके बाद कुछ तो बनाए होंगे रे बाबा। ओपनिंग स्टॉक के साथ कुछ तो बनाए होंगे तुम। ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे पास कुछ था, उसके बाद कुछ बनाया होंगे, प्रोडक्शन किए होंगे, कुछ परचेस तो नहीं होगा, क्योंकि फिनिश गुड्स हम लोग का कॉस्ट शीट बनाना मतलब दिस इज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे खरीद के बेचा ही नहीं जाता है। दिस इज नॉट ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं परचेज लिखता, फॉर्मूला वुड बी सेम, जस्ट इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन दैट वुड बी परचेज। सो ये ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना था बिगिनिंग में, एक साल का शुरुआत में मेरे पास कितना था, उसके बाद कितना परचेज किए, प्रोडक्शन किए, बनाया कितना, वो क्या है? प्रोडक्शन। सो मेरे पास कितना अवेलेबल ये मिल जाएगा ना। अभी ओपनिंग स्टॉक तो तुमको 16,000 दे दिया है, प्रोडक्शन तुम्हें है पता है नहीं, ओके। इसके बाद तुम्हारे पास पड़ा है कितना, बोला है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 और सेल्स की वो 56,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा तुम्हारे पास कुछ था, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 यूनिट्स था और तुम बनाए थे 10 यूनिट, तो तुम्हारा हो गया कितना? तुम्हारे पास है कितना? 15। अब तुम मान लो वहाँ से बेच दिए, बेच कितना दिए? से फॉर एग्जांपल 12, तो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? 3 रहेगा ना। मतलब सेल्स ये जो 12 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3। 12 + 3 कितना होता है? 15। और तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक और परचेज जोड़ के कितना था? 15। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। अरे तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक में जितना था, उसके बाद प्रोडक्शन करके कुछ गुड्स अवेलेबल हो गया, वो खत्म कैसे होगा? कुछ बेच दोगे और कुछ पड़ा हुआ रहेगा, ऐसे इक्वेशन हुआ। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ? क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये 10,000। सेल्स का यूनिट्स कितना है? 56। अच्छा यहाँ पे हर किसी का मैं यूनिट के बारे में बोल रहा हूँ, किसी का रुपीज ने मैंने नहीं लिया है, कितना यूनिट उसका हिसाब कर रहा हूँ मैं। और रुपीज का कैसा क्या हिसाब होता है मैं इसी सम्स में बोलूँगा, धीरे धीरे हौले हौले जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। सो प्रोडक्शन तो मुझे है पता है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्रोडक्शन इधर लिख देता हूँ। अब बेसिक इक्वेशन इधर जो है होगा वो तो रह जाएगा 10,000 + 56,000 था इधर, तो लिख देते हैं। और ये जो 16,000 इधर जो है इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है। और वो अगर इधर इसको लेने के जाने का कोशिश करूँ तो ये 16,000 से पहले क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? माइनस 16,000। तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 56 सॉरी 10 + 56 इज इक्वल टू 66 माइनस 16 कितना होता है? 50,000। तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरा 50,000 मैंने प्रोडक्शन इस साल किया था, हाँ या ना? यूनिट में। कोई डाउट है मनोज भैया? ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे हिडन, यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, ये सब इंफॉर्मेशन दे दिया था और प्रोडक्शन तुमको निकालना था, ये वर्किंग नोट में तुम दिखा दो। ओके आगे बढ़े, चलो। ये मुझे एक बोलना था, ये मैंने बोल दिया। और कुछ चीज मैं बोलूंगा जब उसका बोलने का सही समय आएगा। फिलहाल ये मुझे बोलना था तो मैंने ये बोल दिया। ये थोड़ा देर में भी बोल सकता पर मैंने बोल दिया। चलो अब कॉस्ट शीट को याद करते हैं। सर अब बोले थे वो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट के बारे में, रफ फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले तो हम लोग वो डायरेक्ट मटेरियल का बारे में कितना खर्चा लिख देंगे, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जैसे नाम होता है ना, बिल्ली, कैट,
बिडाल, तो डायरेक्ट वेजेस नहीं बोल के डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एम्प्लॉई। ओके, और उसके साथ क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का और एक नाम क्या मैंने बोला आज? चार्जेबल एक्सपेंसेस। और ये डायरेक्ट वेजेस का और एक नाम है प्रोडक्टिव वेजेस। कहीं पे तुमको बोलेगा डायरेक्ट वेजेस नहीं, कि बोलेगा प्रोडक्टिव वेजेस। कोई बोलता है ना आई लव यू, डायरेक्ट नहीं बोलते, बोला आई लाइक यू। इसी तरीका का खेल है, बट बात एक ही है। सो द इशू इज, इन तीनों को जोड़ के हम लोगों को क्या मिलता था? प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम कॉस्ट। ज्यादा भावुक होकर मोदी जी का नाम मत लिख देना, ठीक है? प्राइम कॉस्ट। ओके, यहाँ पे मुझे और थोड़ा एक्सप्लेन करना है सर, और एक्सप्लेन, हाँ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली बात ये होता है डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड, क्या है? कितना तुम मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम कितना हुआ, कैसे निकलेगा सर? वही बात है, तुम्हारा ओपनिंग में कितना था मटेरियल, प्लस तुमने कितना परचेज किया, और ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लीज परचेज किए। उसके बाद परचेज करने के लिए जितना भी तुमने कैरेज वैरेज वगैरह, जितना भी कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, जितना भी खर्चा किया, ड्यूटी व्यूटी वगैरह, जो एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसको ऐड करना है। जैसे इधर फ्रेट एटसेट्रा हो जाएगा, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, इनडायरेक्ट में आ जाएगा। अनलोडिंग, अनलोडिंग जब रॉ मटेरियल है तो उसका अनलोडिंग का खर्चा। हाँ बोलो। इनडायरेक्ट में आ जाएगा ना? अरे बाबा नहीं, इनडायरेक्ट में क्यों नहीं आएगा? मटेरियल का एक तुम बोल रहे हो सर ये तो इनडायरेक्ट, मटेरियल का डायरेक्ट खर्चा नहीं है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारा समझ सकता हूँ, बट मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। देखो, मैंने एक चीज़ बोला था, एक मटेरियल तुम मान लो 10 रुपये में, 1 यूनिट के बारे में बोल, 1 यूनिट तुम खरीदे थे, और उसको तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए और मान लो 1 रुपया तुमको कैरेज देना पड़ा। सो मटेरियल का कॉस्ट कितना है? तुम 10 बोलोगे या 11 बोलोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग तो भूल ही जाओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में भी अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज़ क्या था, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन इधर है, मार्केट से एक चीज़ इधर ला रहा हो, तो मैंने क्या बोला था? टू ब्रिंग द प्रोडक्ट, टू ब्रिंग लाने के लिए द प्रोडक्ट इनटू द प्रेजेंट लोकेशन जहाँ पे तुम यूज करोगे, एंड कंडीशन। यहाँ पे लोकेशन के बारे में ही सोचो ना। तो तुम्हारा मटेरियल को, जिस मटेरियल को क्या करने वाले थे तुम, प्रोडक्शन में यूज करने वाले थे। तो प्रोडक्शन में क्या तुम खरीद लिए, वो है चांदनी चौक में, तुम कॉलेज सियालदह में प्रोडक्शन कर लोगे, सियालदह में तो वो मटेरियल को लाना पड़ेगा। तो मटेरियल का कॉस्ट कितना हो गया? 11 हो गया। दिस इज नॉट इनडायरेक्ट, क्योंकि वो जो 1 रुपये एक्स्ट्रा कैरेज या फ्रेट के बारे में, फ्रेट खर्चा कर रहे हैं, वो फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ओनली। हाँ, उस बोले ना कि टेंजिबल इंटेंजिबल होता है। नहीं, वो टेंजिबल इंटेंजिबल जस्ट फॉर द टाइमिंग में समझाने के लिए थोड़ा बहुत तुम लोग इधर उधर होते बोल दिया, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। हाँ, मटेरियल को लाने के लिए जितना भी खर्चा है, ठीक है। सो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस फ्रेट, ये सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास था कितना, परचेज करके कितना कॉस्ट हुआ, ये निकल गया। वहां से क्या लेस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ लॉस बॉस वगैरह हुआ वो, ठीक है। লস কে অনেক সময় এখানেও পড়ে, অন্য জায়গায়ও পড়ে। লস বাই ফায়ার এগুলো কি আসবে? লস বাই ফায়ার তো নামাতে উচিত। লস বাই ফায়ার বা লস বা থেফট লেভেল আসে তো বা ড্যামেজ। चलो करते हैं। तो क्या होता है हम लोगों का ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना होगा? बोलो, था कितना? रॉ मटेरियल 25,000, ओपनिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना किए थे? 2,25,000,
सॉरी 2,25,000 और 2,20,000 कितना हो गया 2,45,000 और फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल्स कितना हो गया 10,000। तो इसको ना मैं सॉरी जगह सॉल्यूशन वापस लिखा है। देखो रॉ मटेरियल्स का कंज्यूम्ड का जो कैलकुलेशन तुम्हारे पास ओपनिंग में था कितना 25,000, परचेज कितना किए थे 2,20,000, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज कितना था 10,000, तो टोटल कितना होता है 2,55,000। यहाँ पे से तुम्हारा लॉस बाई फायर कितना हो गया 10,000, रॉ मटेरियल्स एट द एंड कितना हो गया 40,000, तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम तुम्हारा कितना हो गया 2 लाख। अब जब तुम कॉस्ट शीट बनाओगे यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, इसी को मैंने लिखा था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड सेम ही चीज़ है। और यहाँ पे तुम नोट दे दिए कैसे आया, नोट 1 में देखा है कितना है 2,05,000। ओके, सो हम लोग इधर जो कर रहे थे तो हम लोगों का डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम कितना आया 2,05,000, ये तो समझा दिया मैंने। इसके बाद क्या है डायरेक्ट वेजेस। अच्छा डायरेक्ट वेजेस में ना इस क्वेश्चन में ऐसा शायद दिया हुआ नहीं है, कभी कभी क्या होता है कितना पेड हुआ वो जैसे अकाउंट में पीएल में करते थे ट्रेडिंग में, प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड। मान लो दिया हुआ है 10, ऑलरेडी यू हैव पेड, आउटस्टैंडिंग था मान लो देना बाकी है 2, तो 12 और प्रीपेड कितना है 1, तो हो जाएगा 11। तो डायरेक्ट वेजेस तुम्हारा कितना हो जाएगा 11। बट कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस तुमको कितना ये करना है वो डायरेक्टली बोल देता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में तुमको बोल ही दिया है, ये देखो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है तुमको, डायरेक्ट वेजेस 2,70,000। अब उसको लेकर रिलेटेड हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते कोई भी और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, उसमें सिर्फ वेजेस ही आएगा ना और कुछ भी मतलब ना सिर्फ वेजेस ही आएगा, वेजेस के अलावा अगर कुछ देना पड़ा उसको वो ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड और कुछ नहीं, उस टाइम डायरेक्ट वेजेस पेड देगा। उसमें वेजेस लेबर बोला था क्या, वही लेबर एम्प्लॉई डायरेक्ट लेबर। इसमें था ना मटेरियल निकालने के लिए बहुत सारा दिया हुआ था। नहीं वेजेस में और कुछ नहीं। सुनो ये फास्ट क्वेश्चन करो, धीरे धीरे करते करते तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कितना था 2,70,000, 2,70,000। अब नेक्स्ट अच्छा डायरेक्ट वेजेस का और क्या क्या नाम दे सकते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस, चार्जेबल, प्रोडक्टिव वेजेस बोल सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस के बारे में क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस भी बोल सकता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस भी बोल सकता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका और एक नाम क्या है चार्जेबल एक्सपेंसेस। इसका मैंने एग्जाम्पल बहुत सारा दिया था, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की डायरेक्ट। मैंने रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन से बोला था, और भी 2-4 ठो नाम है मैं बाद में बोल दूंगा, ठीक है। ग्रीस बीस बोला तो वही बोला ना ग्रीस बीज बनानी, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट। वो स्टैम्प जो एग्जांपल दिया था, जो स्टैम्प रॉयल्टी का एग्जांपल दिया था वही। तो चार्जेबल एक्सपेंस इधर कितना बोला 50,000, डायरेक्ट बोल दिया। डायरेक्ट वेजेस कितना हो गया 50। तो टोटल तुम्हारा प्राइम कॉस्ट कितना होता है बोलो, 5,25,000, 5,25,000। इसके साथ हम लोग क्या एडजस्ट करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं ना। बट यहाँ पे कुछ और एक खेल है। क्या खेल है इधर देखो,
इधर जब तुम WIP का इंफॉर्मेशन देखोगे ना, ज़्यादातर ऐसे नहीं देता है, बट अगर ऐसे देता है तो ऐसे ही करना है। देखो वर्क इन प्रोग्रेस तुमको ओपनिंग दिया था ना, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिश गुड्स अभी फिनिश्ड नहीं हुआ। सो उसको जब वैल्यू किया गया, उसका प्राइम कॉस्ट कितना है? 30,000। और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड उसके ऊपर कितना है? 6,000। तो टोटल 36,000। मतलब जो प्रोडक्ट आधा बन के या कंप्लीट जो प्रोडक्ट नहीं हुआ, जिसका मतलब जो WIP है उसका वैल्यू कितना है? 36,000। और उसके अंदर वो 36,000 वैल्यू के अंदर तुम अगर डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, उसका अगर वैल्यू निकालो तो वो कितना होता है? 30,000। इसमें ऐड कर दिया है, माइनस कर देंगे। सो ये 30,000 ये क्या है? प्राइम कॉस्ट है ना। सो ये प्राइम कॉस्ट पोर्शन में आ जाएगा। यहाँ पे जब मैं प्राइम कॉस्ट लिख रहा था ना, मैंने तो निकाल दिया ऐसे करके। तो इधर ये डायरेक्ट हम लोग इधर प्राइम कॉस्ट लिख लिए थे ना, ये प्राइम कॉस्ट लिखने से पहले उसको ऐड करना पड़ेगा। क्या ओपनिंग वाला ऐड करोगे, क्लोजिंग वाला लेस करोगे? कैसे लिखना है सर? ये देखो यहाँ पे लिखा है, देखो डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, रेड एक्सपेंस करके 5,25,000 आया था। तो इसको डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट नहीं बोलना है, इसके साथ क्या ऐड करना है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, मतलब वो 30,000 ऐड करना है। और लेस क्या करना है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट 20,000। जब क्लोजिंग WIP में जाओगे, ये जो WIP क्लोजिंग है ना, उसका प्राइम कॉस्ट कितना था? 20,000। तो उसको लेस करना है तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा? 5,35,000। ये है कि ये वर्किंग प्रोग्रेस का प्राइम कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस का फिलहाल तुमको समझने के लिए मैं बोलता हूँ, जो गुड्स इनकम्प्लीट नहीं हुआ है, वो तो है ये वर्किंग प्राइम कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस में प्राइम कॉस्ट क्या है? मतलब वर्क इन प्रोग्रेस जो मटेरियल, जो गुड्स पड़ा है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना है, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा कितना है, और डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा कितना है, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा अभी तक। वर्किंग प्रोग्रेस मतलब मान लो एक शर्ट पूरा फुल फ्लेजेड कंप्लीट नहीं हुआ, आधा ही में। हाँ, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना है, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा कितना है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा कितना है, उसका जो प्राइम कॉस्ट का जितना भी एलिमेंट है उसका कितना है, वो 30,000 बोल दिया। वर्किंग प्रोग्रेस एट प्राइम, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला। वो क्या बोला? जो फैक्ट्री ओवरहेड उसमें कितना लगा। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा कितना है, उसमें सिक्योरिटी का जो पेमेंट, सुपरवाइजर का सैलरी का कितना उसमें घुसा हुआ है, वो तुमको क्लासीफाई कर दिया। इनडायरेक्ट पोर्शन जो है, इनडायरेक्ट सब कुछ अगर इनडायरेक्ट जोड़ दोगे तो ओवरहेड होता है। ओवरहेड को मैंने 3 क्लासिफिकेशन किया था। एक तो प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड इसका नाम है, और एक क्या है जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑफिस हेड ऑफिस में जो होता है, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये जो 16,000 और इधर जो 6,000, वो फैक्ट्री में कितना इनडायरेक्ट जो खर्चा हुआ उसमें कितना हिस्सा है वो बोल रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा। तो मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा, इनडायरेक्ट लेबर भी होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होगा, मतलब अदर एक्सपेंसेस जो। इनडायरेक्ट मटेरियल सर बता दीजिए, वो जो जिस मशीन में काम हो रहा है उसका ग्रीच फैक्ट्री में उसका भी हिस्सा है। इनडायरेक्ट लेबर जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर है फैक्ट्री में जो काम कर रहा है। इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, डिप्रिसिएशन है। चलो, तो उसके बाद हम लोग ये प्राइम कॉस्ट जब निकल जाता है उसके साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है हम लोगों का? तो दिया है, देखते हैं। ये प्राइम कॉस्ट निकल गया था। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा है? 1,37,500। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है? वही 1,37,500। उसमें ओवरहेड नाम का नहीं देता ना। 1,37,500, ओके।
हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे, बोलो। डायरेक्ट नहीं बोलता ओवर हेड एक्सपेंसिव ऐसे कुछ। अरे फैक्ट्री का जो एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस होता है, अगर डायरेक्ट वाला होता तो इधर तो तुमको दे ही दिया है चार्जेबल या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये मतलब फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस, इसके बारे में मतलब क्या, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है किसका किसका पार्ट होता है, ओवरहेड का पार्ट होता है। और वो ओवरहेड जो फैक्ट्री में हुआ है वो किसका पार्ट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो गया। तो ये जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 1,37,500 ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा, एज ए फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाएगा। कितना, 1,37,500। तो मैं अगर प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड का ऐड करता हूँ तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिलने वाला था। बट वो WIP का हिस्सा में, WIP को मैंने क्या क्या मुझे इन्फॉर्मेशन में दिया था, WIP में कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ओपनिंग और क्लोजिंग में भी कुछ था 16,000। तो ओपनिंग वाला हम लोग 6,000 ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाला 16,000 लेस कर देंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक ही नाम है। ऑपरेशन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड का कितना सारा नाम बताया था तुमको, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, कितना सारा ओवरहेड मैंने नाम बोला था ऑल्टरनेट में फर्स्ट क्लास में। तो इधर क्या ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर दिया 6,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पोर्शन है वो लेस कर दिया। प्राइम कॉस्ट का तरह ना। हाँ, प्राइम कॉस्ट में WIP का जो प्राइम कॉस्ट का पोर्शन है वो ऐड लेस कर रहे थे। जी। अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वाला पोर्शन। सर अगर ऐसा कुछ बाइफरकेशन नहीं दिया हुआ है, 95% क्वेश्चन में ऐसा बाइफरकेशन WIP का नहीं देता है। प्राइम कॉस्ट कितना है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है, बाइफरकेशन नहीं देता है। तब पूरा फैक्ट्री एक्सपेंसेस का जितना भी खर्चा है वो तुम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद ऐड WIP लेस क्लोजिंग WIP, मतलब ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, पूरा फिगर यहाँ से ही ऐड करना। ओके, मतलब इधर कुछ नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या मिलता है, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ये जो वर्क्स कॉस्ट, अच्छा वर्क्स कॉस्ट के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, याद करो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। यहां पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कुछ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल के एक था, देखो 2 पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस अगर पर यूनिट बेसिस पे दिया गया है तो जितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, मतलब पर यूनिट मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ दैट मल्टीप्लाइड बाई 2। इस साल में जितना मैन्युफैक्चर हुआ, जितना मैन्युफैक्चर हुआ, जैसे इस साल में कितना मैन्युफैक्चर हुआ था, दिखा लेते हैं। अभी तो दिखाया था तुम लोगों को, ये इधर कहाँ गए, 50,000 ये कैलकुलेशन दिखा रहा था ना, कितना हुआ था, 50,000 मैन्युफैक्चर हुआ था। ये या 50,000 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इधर लग रहा है कितना, 2 पर यूनिट, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और तो कुछ नहीं है, मैंने क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे सब मिलके। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया, 1 लाख। तो उसके बाद जो खर्चा आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइंड इट दैट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 7,62,500। मतलब जो 7,62,500 है वो 50,000, ये जो 50,000 यूनिट्स, ये जो 50,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा है, बोलो हाँ या ना। भरोसे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो हाँ, नहीं तो मैं क्लैरिफाई करूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये लैंग्वेज को ढंग से सोचो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्चा है, कितना निकला था, 762,500।
762 500 7,62,500 प्रोडक्शन करने के लिए। कितना प्रोडक्शन किए थे? 50,000। तो इसमें मेरा पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाएगा ना। हाँ, अब मैं एक खेल खिलवाता हूँ तुमको, रुको। यहाँ से मैं फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज खेल खेलूंगा, और ये जरूरत भी होगा। मतलब खेल मतलब ये शौक नहीं है मेरा। आपसे क्वेश्चन मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 7,00,000 7,62,500। डेटा ठीक है ना? डेटा में कोई गड़बड़ी हुआ तो साउंड में गड़बड़ी हो जाएगा। ये ले लेता हूँ, ये मेरा ये ले लेता हूँ। फिनिश गुड्स का मेरा इन्फॉर्मेशन इधर है ना। सो फिनिश गुड्स का इधर मैं इन्फॉर्मेशन पुट कर लेता हूँ सब। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो ओपनिंग स्टॉक मैंने, अच्छा ये क्लैरिफाई हो गया ना। मतलब मेरा प्रोडक्शन इस साल 50,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोलो तो? 10,000। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? मैंने तो ये यूनिट्स में दिया था, इसका रुपीस। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा मुझे बताओ। ओपनिंग स्टॉक का तुमको क्वेश्चन में वैल्यू दिया था? दिया था। देना तो जो चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक मैं जब बोल रहा था अभी, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। स्टॉक ऑन फिनिश गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2011, मतलब क्लोजिंग डेट पे 10,000 यूनिट्स है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं दिया। 3 की धा कर देगा। और ओपनिंग जो क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स कॉस्ट 1/4/2010 16,000, उसका वैल्यू कितना था? 1,20,000। ओपनिंग का कितना वैल्यू था? 1 लाख कितना था? 20। तुम लोग तो डूबाते। 1,20,000, ठीक है। राज कल क्या था? 1,20,000। अब मुझे बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? सर इसका वैल्यू डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैल्यूएशन मेथड पे तुम कौन सा वैल्यू क्या फॉलो कर रहे हो? आर यू फॉलो वेटेड एवरेज? पहले फीफो बोल देता हूँ। फीफो फॉलो कर रहे हो या लीफो फॉलो कर रहे हो या एवरेज फॉलो कर रहे हो? एवरेज में भी 2 होता है, एक तो सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। क्या फॉलो कर रहे हो? जैसे हम लोगों का जो क्वेश्चन जो चाचा किए थे, यहाँ पे क्या था? अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल एवरेज इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए बोला? पूरा सिंपल एवरेज फॉलो करो। लेकिन हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग 4 तो सीखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर एक नया नया मैंने। मतलब वो बोल देता क्या ऐसे ही करना होगा? हाँ, अगर नहीं बोला है तो एज्यूम वेटेड एवरेज। अच्छा, सब में आंसर अलग अलग आता है। सब में आंसर अलग अलग, मतलब हाँ, सब में आंसर अलग अलग ऑब्वियसली होगा। सुनो, अगर मान लो फीफो फॉलो कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाउ टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है? तुम जो खाते हो सुबह जाके निकाल देते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सोच के देखो। সকালবেলা তুমি ফ্রুট খেলে, হ্যাঁ কি হয়েছে, দিস ইজ এ হিউম্যান ইয়ে, আর বিকালবেলা পরোটা খেলে, এন্ড নেক্সট ডে ইউ আর গোइंग टू द फॉर सम नेचर कॉल, देन क्या फ्रूट पहले जाएगा या परोठा पहले जाएगा? मिक्सिंग नहीं होगा। कल आज जाके टेस्ट करके देखना, अगर मिक्सिंग होता है तो तुम्हारा डिस्टर्बेंस है कुछ, पहले फ्रूट ही निकले। इसीलिए जनरली मिक्सिंग हो जाता है ना, इसीलिए वेटेड एवरेज फॉलो करने के लिए बोलता है, एवरेज फॉलो। बट मैं फीफो क्या क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, अगर ये मान वेटेड एवरेज तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का और क्या दे एग्जाम्पल?
जैसे जो फर्स्ट ईयर में तुम बोलोगे वहाँ पे भी एवरेज होता है, वो एवरेज नहीं होता है। जो मान लो तुम्हारा जो पहले बैटिंग उतरे वही आउट होगा ना पहले। हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये भी है, वो भी गड़बड़ हो जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो तुम यूनिवर्सिटी में इस साल तुमने एचएस पास किया, तुम घुस गए कॉलेज में, राज ने 2 साल बाद कॉलेज घुसा, तो कॉलेज से फर्स्ट पास आउट कौन हुआ? तुम। उसके बाद अगर मैं मान लेता हूँ तुमने हर कोई तुमने कोई सप्ली नहीं लिया, अब हर जगह पे इधर उधर हो जाएगा मतलब। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब मोटा मोटी तुम लोग समझ गए उसका सेंस। क्या बोलने वाला था? अच्छा, फीफो में वैल्यूएशन कैसे होगा? फीफो में वैल्यूएशन कैसे होगा? फीफो में वैल्यूएशन कैसे होगा ये देखने के लिए एक चीज़ तुमको देखना पड़ेगा। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर होगा, जो ओपनिंग स्टॉक वाला यूनिट्स है ना, ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स था? 16,000। ओपनिंग स्टॉक 16,000 यूनिट्स था और प्रोडक्शन यूनिट्स कितना था? 50,000 यूनिट्स था। यूनिट्स के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है और सेल्स कितना था? 56,000। हाँ 56। सेल्स 56,000 और क्लोजिंग स्टॉक 16,000। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा था 16,000। 10,000। तो मुझे बोलो, अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहा हूँ तो ये जो पहले मेरा जो ओपनिंग स्टॉक मतलब ईयर का बिगिनिंग में शुरुआत का साल में जो था, जो मुझे मेरे पास पड़ा था, जब मैं बेचूंगा तो पहले वो बेच दूंगा ना। और ये जो पड़ा हुआ रहेगा, ये जो इस साल जो प्रोडक्शन हुआ है उसी 50,000 से 10,000 है। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ये जो ओपनिंग स्टॉक मेरा जो पड़ा हुआ था ये वाला, ये बेच दिए हैं। हाँ तो सर सेल्स तो 56,000 किए हैं। हाँ 56,000 किए हैं। ये 56,000 में से 16,000 क्या है? ओपनिंग स्टॉक बेचे हो। अज्यूम करते हैं ना। हाँ फीफो में यही हुआ होगा। और बाकी जो 40,000 करेंट प्रोडक्शन से जो 50,000 तुम जो प्रोडक्शन किए थे वहाँ से 40,000 तुमने बेच दिए हो। तो पड़ा हुआ कितना? ऑब्वियसली 10,000, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्शन था कितना? 50,000। तो 40,000 तुम बेच दिए, तो 10,000 ऑब्वियसली जो पड़ा हुआ है वो किसका हिस्सा है? प्रोडक्शन का हिस्सा है। तो प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना था तुम्हारा? 7,62,500। 7,62,500 खर्चा हुआ कितना यूनिट बनाने के लिए? 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 10,000। तो 10,000 यूनिट्स का तुम्हारा कितना होगा मुझे बताओ। नहीं, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। 7,60,000 डिवाइड बाई 500। पूछो। 7,62,000। अच्छा ये क्या हो गया बाबा? माइनस करना होगा। 7,62,500 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई तो पर यूनिट मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 15.25 मल्टीप्लाइड बाई कितना होता है? 10,000 क्लोजिंग स्टॉक था ना, तो 10,000 का वैल्यू कितना होगा? 1,52,500। ओके 1,52,500 1,52,500। ये कब? जब मैं फीफो फॉलो कर रहा हूँ। सर हमारा फीफो फॉलो करने का मन नहीं है, हम फॉलो करना चाहते हैं लीफो, लास्ट इन फास्ट आउट। अगर तुम लीफो फॉलो करना चाहते हो तो इसको इस डेटा को ढंग से देखो। तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कितना था मनोज भैया बताइए? 16। मनोज भैया का हार्ड डिस्क उड़ गया है। अरे बताओ, भूल गए। हाँ बोलते रहो। प्रोडक्शन कितना किए थे?
क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 प्रोडक्शन का खर्चा कितना था? 60,000 500। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था? 1,20,000 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था? पर कुछ समझ में दिए थे ये जो लिखा था इधर ना, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 1,20,000। तुम क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ये। हाँ, 1,20,000 ठीक है। अब मुझे मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो तुम्हारे पास था 16,000, बनाए हुए इस साल कितना? 50,000, और क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा पड़ा हुआ है 10,000। तो मैं हम लोग फॉलो क्या कर रहे हैं अभी? लाफो नहीं, लीफो, लास्ट इन फास्ट आउट। लास्ट में कौन चीज तैयार हुआ था? प्रोडक्शन क्या हुआ था? 15,000 यूनिट्स। तो ये जो तुमने जो सेल किए हो, सेल कितना किए हो? 56,000 यूनिट्स। तो इसमें से लास्ट वाला जो माल, वो तो लास्ट वाला मतलब जो करंट ईयर प्रोडक्शन है, तो वो तो बेच दिए हो तुम। प्रोडक्शन वाला जितना भी इस साल प्रोडक्शन हो सब बेच दिए हो। तो अभी भी जो 6,000 है, वो 6,000 कहाँ से बेचे हो? ओपनिंग स्टॉक 6,000 से बेच दिए हो। तो तुम्हारा अभी ओपनिंग स्टॉक तो माल पड़ा है ना, कितना? 16,000 था, वहां से 6,000 बिक गया, तो 10,000 माल अभी भी पड़ा है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया। मतलब मेरा बोलने का मकसद ये है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन मतलब लास्ट में कौन सा तैयार हुआ था? लास्ट जो प्रोडक्शन हुआ था इस साल में, तो ये तो बेचा गया। बट सर बेचा तो 56,000 गया। अरे 56,000 गया, वहाँ से करंट प्रोडक्शन का जितना भी प्रोडक्शन हुआ था 50,000 पूरा बेचा गया। और जो 6,000 जो शॉर्ट है, 56,000 माइनस 50,000, जो 6,000 शॉर्ट है, वो शॉर्ट मतलब वो जो बेचे थे कहाँ से आया था? वो ओपनिंग स्टॉक का माल बेच दिए थे 6,000। तो बाकी जो 10,000 ओपनिंग स्टॉक का 10,000 कितना है था तुम्हारा? 16। 6,000 बेच दिए तो 10,000 पड़ा हुआ है। नहीं तो और एक एंगल से सोच सकते हो, लास्ट इन फास्ट आउट मतलब ओपनिंग स्टॉक का माल पड़ा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 16,000। तो क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। हेलो, सोचना कैसे है? देखो तुम्हारा ये सबसे इजी तरीका है सोचने का। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 16,000। फॉलो क्या कर रहे हो? लिफो। मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये ओपनिंग स्टॉक 16,000 था ना, तो उसमें से ही होगा। पुराना वाला माल पड़ा है ना। हाँ, क्लोजिंग तो आगे जब था। ओके सर, अगर ऐसा देता तो क्या करते बोलिए? ये तो मान लो इधर बोला था 20,000 है, अगर क्लोजिंग स्टॉक 20,000 देता। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 मतलब क्या है? ये ओपनिंग स्टॉक तो फुल फ्लेजेड 16,000 पड़ा हुआ ही है। प्रोडक्शन वाला और जो 4,000 एक्स्ट्रा, जो 4,000 शॉर्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो तुम्हारा कितना है? 20,000। तो 16,000 का हिस्सा मुझे मिल गया, और 4,000 कहाँ से होगा? ऑब्वियसली प्रोडक्शन से होगा। ओके, सो इसका अगर मैं वैल्यू करूं, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से है? जो ओपनिंग स्टॉक का जो फिगर है उसी के। ओपनिंग स्टॉक कितना था तुम्हारा? 16,000, उसमें से ही 10,000 पड़ा हुआ है। तो 1,20,000 मतलब ओपनिंग स्टॉक वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू और ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना था? 16,000 यूनिट्स। तो हर यूनिट का वैल्यू कितना है? 7.5 मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक में कितना वैल्यू है? 10,000। 75 तो 75,000 रुपीज हो गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एज पर लिफो। तो फीफो में वैल्यू कितना हुआ था? 1,52,500 1,52,500, 50,500। और इधर 75,000। नेक्स्ट, अगर हम लोग सर मान लीजिए हम लोग अभी एवरेज फॉलो करेंगे, आपको मन नहीं है फीफो लिफो, तो सर एक सेकंड हाँ? दे देंगे पहले, उसके सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। देखो सुन लो, एवरेज में मान लो सिंपल एवरेज है और वेटेड एवरेज है। मान लो नहीं तो दोनों ही है। सिंपल एवरेज में करना क्या है तुमको? सिंपल एवरेज में करना है ओपनिंग स्टॉक का एवरेज कितना था? एवरेज ओपनिंग स्टॉक का तुम्हारा जो वैल्यू कितना था? मतलब 16,000 हम्म?
1,20,000 1,20,000 और ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना था 16,000 16,000 यूनिट्स। तो उसका एवरेज प्राइस कितना हो गया 7.5 7.5 पर यूनिट। और तुम्हारा प्रोडक्शन कितना किए थे, प्रोडक्शन कितना वैल्यू का 7,62,500 डिवाइडेड बाई कितना यूनिट प्रोडक्शन किए थे 50,000 यूनिट्स प्रोडक्शन किए थे। तो तुम्हारा पर यूनिट कितना था 15.25 15.25 पर यूनिट। अब करना क्या है, इन दोनों का सिंपल एवरेज निकाल दो। मतलब 7.5 प्लस 15.25 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 10.01। कुछ गलती की हो एक बार चेक करो। हाँ? लग रहा है हमें, इतना डरने का क्या है। 7-5 वो तो आसছে না তো বেশি হয় हमें लग रहा था ये 11.37 11.375 375 ये रुपीज पर यूनिट। तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना था 10 वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई रुपीज 11.375 पर यूनिट इज इक्वल टू 11,375 11,000 नहीं 1,00,000 13,750 रुपीज। ओके, ये एज पर क्या हो गया सिंपल एवरेज। ये एज पर हो गया सिंपल एवरेज का वैल्यू। सर वेटेड एवरेज में क्या कुछ रॉकेट साइंस है, चलो देखते हैं। खटीजा আমার বাবা না এটা পড়েছি তো একবার अच्छा, वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेटेड एवरेज में कुछ नहीं है। कितना था बोलो, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था 1,20,000 1,20,000 क्या हिंदी बात बोलता है। प्रोडक्शन का कितना है 7,62,500 ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना था 16,000 प्रोडक्शन का यूनिट्स कितना था। अब बताओ कितना होता है। ये तो होगा रुपीज 8,82,500 और ये होगा 66,000 यूनिट्स। इसका मतलब कितना 13.37 13.37 1212 37 হচ্ছে তো 14.23 আচ্ছা সে দাম 1,20,000 प्लस 7,62,500 इज इक्वल टू 8,82,500 डिवाइडेड बाई 62,000 66 ना 62 66 না ना 66 পড়েছে 13.37 रुपीज पर यूनिट। यूनिट। अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई रुपीज 13.37 तो कितना होता है 1,13,337 1,33,000 तो 37,000 1337 हाँ? হ্যাঁ 1,37,000 होगा। আদুলো জিরো 1,37,000 1,33,700 সেটাই তো বলছি 4 বছর কমে গেছে दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर ওইটা वेटेड एवरेज। अब तुम्हारा क्वेश्चन में मांगा क्या था सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में कितना हुआ था वैल्यू এটা চ্যাপ্টার 1,13,750 13,750 ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं ना। ओपनिंग स्टॉक ऐड नहीं करते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तुम लोग ऐड नहीं करते हो क्या? 1,20,000 ये तो दिया हुआ था। अब लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसका तुमको वैल्यू इधर नहीं दिया था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ तो यूनिट देके वैल्यू नहीं दिया, तो वैल्यूएशन कैसा करना था? बोला सिंपल एवरेज फॉलो करो, और हमने फॉलो किया। हमने तो चार्टो फॉलो किया, और चार्टो फॉलो करने के बाद हमको सिंपल एवरेज में कितना लगा? 1,33,000। 1 लाख। इधर देखो, इधर 1,13,750, 1,13,750। ये वैल्यू कैसे आया अभी पता चला, और इसको दिखाना है नोट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ये क्या मजाक था, अब चार्ट में थोड़ी क्यों दिखा दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन जोड़ देंगे हम थोड़ा। ये जो क्वेश्चन है इसके साथ मैं कुछ एडिशन कर दूंगा, करेंगे, रुको। चलो हो गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके साथ क्या ऐड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर पर यूनिट बेसिस पे दिया हुआ है तो जितना यूनिट सेल होगा उसी के ऊपर वो वेरी करता है। जैसे एग्जाम्पल ये देखो, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना बोला है? ₹1 पर यूनिट। मतलब जितना तुम सेल करोगे हर एक यूनिट सेल के ऊपर एक रुपया करके लगेगा। तो तुमने सेल कितना किए थे? 56,000 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली 56,000 इंटू 1, तो 56,000 सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टोटल में दिया हुआ है 15,000, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 71,000 कैसे आया? वो 15,000। नोट 4 में देख लो, नोट 4 में देख लो। इधर सेलिंग एक्सपेंसेस 56,000, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15,000, तो 71,000। तो इस यहाँ पे इधर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और तुम्हारा सेल्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 8 लाख। तो तुम्हारा सेल्स है 8 लाख और तुम्हारा कॉस्ट है 8,39,750। तो लॉस कितना हो गया तुम्हारा? 39,750। इसी पोर्शन के ऊपर मैं और एक दिन छोटा सा एक क्लिप बनाऊंगा, मार्कअप, मार्कडाउन, प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 3 की धा करेंगे। और आशीष को बुला लेना उस दिन, क्योंकि क्लास में वो रहेगा तो मजा। आज ही देखा वो सब। सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स में अंतर क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम लोग अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करते हैं, उसके बाद हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। लेकिन सर तुम बोले सर आप तो फॉर्मूला बता दिए, लेकिन हम तो समझने की कोशिश कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, जितना यूनिट्स तुम प्रोडक्शन किए हो, प्रोडक्शन कितना किए हो? 50,000 प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हारा खर्चा है 7,62,500। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या एक्स्ट्रा कुछ है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना तुम गुड्स बेचे हो उसका कॉस्ट कितना है? 56 यूनिट। जितना तुम गुड्स बेचे हो उसका कॉस्ट कितना है? तुम वो लाइन को ढंग से पढ़ो ना, लाइन बहुत प्यारा है। कॉस्ट ऑफ किसका? गुड्स सोल्ड। जो गुड्स ऑलरेडी बेचा गया है। गुड्स कितना बेचे थे? गुड्स कितना बेचे थे? कैसे बिजनेसमैन हो यार, कितना बेचे थे याद नहीं है। 56,000 यूनिट्स बेचने का खर्चा कितना हुआ? और कॉस्ट ऑफ सेल्स जस्ट उससे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ देते। ओके, चलो 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 नेक्स्ट। मैं कुछ बोलने वाला था, स्किप कर गया, बीच में क्वेश्चन कर दिया। ये तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हुआ। पर यूनिट का मैं खेल और एक दिन बताऊंगा, क्योंकि एक दिन में सब नहीं बताऊंगा। पर यूनिट का एक दिन में बोल दूंगा मैं, एक चीज, एक क्लू दूंगा, इसमें सब निकल जाएगा। बट ये तुम कैसे कैलकुलेट करते हो याद? ये ওটা বোঝার মনে পড়ে দিন যে কোনটা? কস্ট সেলসের ওটা কস্ট অফ সেলসে বোঝার বলা একটা ছোট ক্লাস নিয়ে একটা। হ্যাঁ, এটাকে তো আমি বলবো। স্যার শুধু ল্যাঙ্গুয়েজগুলো বলবে আলাদা আলাদা। হ্যাঁ, মার্কআপ, মার্কডাউন, প্রফিট অন সেলস, প্রফিট অন কস্ট কিভাবে রিলেটগুলো করে। যেরকম এখানে যেরকম কস্ট অফ গুডস বলেছিল না, দেন বলতো मार्कअप 20%। तो वहाँ से कैसे सेल्स में पहुँचते? ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 50,000 प्रोड्यूस किया, तो उसका इतना है, ये है ना? हाँ, प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्शन कितना यूनिट किए थे? 56,000। उसका खर्चा, नहीं, 50,000। सॉरी 50,000। हाँ। तो उसका खर्चा इतना है।
और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तुमने गुड्स कितना बेचे, कितना हो 56,000, उसका खर्चा इतना है. यू गिव योर टाइम टू द माई स्पीच इन योर एट योर होमवर्क. जब तुम होमवर्क करोगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा. मैं थोड़ा आगे बढ़ने दो क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैं थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ. उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो हम तो हैं तुम्हारे साथ. बैठ जाएंगे कॉलेज स्क्वायर में, बात करेंगे इसको लेकर, क्या दिक्कत है. पूरे इसी के ऊपर बात करते रहेंगे. चलो नेक्स्ट. कुछ और बोलने वाला था यार, भूल गया. अच्छा हाँ, मैं बोला था मैं कुछ जोड़ूंगा क्वेश्चन में. If company decides to value goods, if company decides to value goods in FIFO, if company decides to value goods मतलब closing stock in FIFO, then what will be the amount of profit or loss? बोलो. कंपनी फिलहाल क्या कर रहा था? सिंपल एवरेज में वैल्यू कितना आया था? 1,13,000 कुछ. सिंपल एवरेज में वैल्यूएशन कितना आया था? ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इधर कितना आया था? 1,13,750. 1,13,750 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था. अब बोल रहा है इफ कंपनी डिसाइड्स टू वैल्यू, कंपनी क्या डिसाइड किया है? वैल्यू करेगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक गुड्स को. किस में? फिफो में. व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? अगर तुम फिफो में वैल्यू करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होता है? फिफो में अगर वैल्यू करते हो कितना है बोलो? 1,52,500. 1,52,500. सो ये सिंपल एवरेज के वैल्यू था. फिफो में कितना होगा? 1,52,500. तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा या गिरेगा? क्या होगा? बढ़ गया. अच्छे तो कितना बढ़ा? तो करो. देखने से कुछ नहीं होता है, हाथ लगाना पड़ता है. नहीं तो तुम देखते रह जाओगे, कोई और हाथ लगा के निकल जाएगा. 38,750. सो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू, चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या बढ़ेगा? बाय द अमाउंट ऑफ 38,750. क्लोजिंग स्टॉक का अगर वैल्यू बढ़ता है तो अकाउंट्स में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? प्रॉफिट. अबे प्रॉफिट बढ़ता है. कैसे पता चला? हमको तो पता नहीं था. अरे भाई साहब, तुम कॉस्टिंग का नॉलेज छोड़ो, तुम नॉर्मल वाला अकाउंट्स वाला नॉलेज लगाओ ना. क्लोजिंग स्टॉक किस साइड में लिखते हो? क्रेडिट साइड में ना. हाँ, तो वो कोई भी ट्रेडिंग या पीएल कुछ भी देखो तो डेबिट साइड में तुम एक्सपेंसेस लिखते हो और क्रेडिट साइड में तुम इनकम लिखते हो. तो क्लोजिंग स्टॉक किस कौन सा साइड का मामला है? इनकम साइड. क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड का मामला है. तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा. बात को कोरिलेट करो ना. ऐसे तो कोरिलेट करते हो. लड़की अगर ना नहीं बोलता है, ना बोलता है तो वो तो हमें हाँ ही होता है. वो तो बेस गहराई में सोचते रहते हो. इसको भी गहराई में सोचो. क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहता है? क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट ही बढ़ेगा. तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना से बढ़ जाएगा? 38,750. सो प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ेगा 39,750. तुम्हारा लॉस तो था. लॉस कितना था 30. तुम्हारा? एट एग्जिस्टिंग पोजीशन तुम्हारा लॉस कितना था? 39,750. 39,750. तो तुम्हारा उस अभी फिलहाल तुम्हारा लॉस है इतना. तो ये लॉस तुम्हारा कितने से गिर जाएगा? 38,750 से.
एक है बस। तो अभी फिलहाल तुम्हारा अगर तुम फीफो में ये करते हो तो 1000 लॉस होगा। 1000 कैसे आया? 39,750 माइनस 38,750। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1000। If the company decides to value the closing stock in FIFO, what will be the amount of profit or loss? 1000 loss. और अगर बोलता what will be the amount of value of closing stock? Value of closing stock is 38,000 at 1,52,500. चेंज कितना हुआ ना? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा 38,750। तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर वैल्यू बढ़ा 38,750 तो प्रॉफिट भी बढ़ गया 38,750। सर मेरा तो लॉस था 39,750। अब तुम्हारा लॉस गिर जाएगा ना, प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब लॉस गिरेगा। बात को दो तरीके से सोचो। तुम्हारा इतना से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तुम बोले सर हम प्रॉफिट में नहीं थे, हम लॉस में थे। अरे मतलब तुम्हारा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? लॉस गिर जाएगा। तो लॉस कितना से गिर जाएगा? 38,750। तो मतलब लॉस कितना होगा तुम्हारा? पहले 39,750 होता था, अब तुम्हारा लॉस होगा 38,750 गिर के तो 1000 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और भी कुछ बोलना है? पानी भी खत्म हो गया है, गर्मी भी पड़ गया है, और एक ये कुछ माथा में ভাবছি যার একটা কি বলা যায় এখানে। अच्छा मैं ये सब फेंक नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में है। मतलब ये मैं कैली नहीं दिखा रहा हूँ। तुम लोग मतलब ये तो ऐसे ही मन से दे रहा है, घुमा रहा है। ये तुम पास्ट ईयर्स बीकॉम करने जाओगे तो इस तरह का है। एडिशनल पूछेगा। हाँ एडिशनल पूछेगा नहीं, उस टाइम बोल देगा ऐसे बोल देगा जे अगर इफ कंपनी डिसाइड्स टू चेंज द वैल्यू लिफो टू अमुक तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट प्रॉफिट। तो कोई उस पर सॉल्व कैसे किया हुआ पता है? फिर से क्वेश्चन को ये कर देगा आधा से, फिर बोलेगा वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पुट करेगा, फिर रिजल्टेंट आएगा। तुम देख लो सॉल्यूशन में, मैं दे दूंगा जब। अच्छा दाना दाना कथा बोलिस क्लास नहीं चले। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन शायद पास्ट ईयर्स में नहीं है, जस्ट मैं दे रहा हूँ। To minimize loss or maximize profit, लॉस को मिनिमाइज करना मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। व्हाट वैल्यूएशन अप्रोच शुड बी कंसिडर्ड। कौन सा वैल्यूएशन को फॉलो करना चाहिए इससे प्रॉफिट बढ़ेगा? जिसमें प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब लॉस कम होगा। तो तुम्हें इसका सिंपल आंसर क्या है? जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का ज़्यादा वैल्यू होगा वही लेंगे। किसमें ज़्यादा हो रहा था? हाँ बढ़ेगा। देखो माना कौन किया है देखने के लिए? ये तो देखते पाली गला पालिए गए धोरी आंची का 1,13,000 कोথায় গেল? 1,13,000 ये सिंपल एवरेज ये तो निकाल दिए थे, लॉस हुआ था। वेटेड एवरेज में कितना था? वेटेड एवरेज में 1,33,700। इस सिंपल एवरेज से वेटेड एवरेज बढ़िया है तो सॉरी हाँ सिंपल एवरेज से वेटेड एवरेज बढ़िया है क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है। उससे बढ़िया क्या है? उससे बढ़िया फीफो है। और सबसे खत्म कौन है? लिफो 75,000। तो मतलब फीफो में अगर वैल्यू करेंगे तो वही कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मतलब मिनिमाइज लॉस करने के लिए सही होगा। और उसमें भी लॉस होगा 1000 क्योंकि हम लोग अर्लियर करके देखे थे। सो दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास वी विल